गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चे? देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। एक बार 5-10 मिनट रिवाइज करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि आज ये लास्ट लेक्चर रहे कॉन्सेप्चुअली। तो जो चैप्टर है वो है हमारा सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 9। सॉरी। सेक्शन 5 जो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सेक्शन है। सेक्शन 6 डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन है। सेक्शन 7 डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का सेक्शन है। और सेक्शन 9 जो चल रहा है वो डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया का सेक्शन है कि वो कौन कौन सी इनकम है जो डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया मानी जाती हैं। इसमें जो पहली इनकम लिखवा चुका हूँ मैं आपको, वो सैलरी इज इनकम which is deemed to accrue and arise at a place where the services are rendered. If services are rendered in India, so salary will be deemed to accrue and arise in India. If services rendered outside India, so salary is income which is deemed to accrue and arise outside India. ये रूल है सैलरी चैप्टर के लिए, गोल्डन रूल भी कहते हैं इसे। तो अगर आपने सर्विसेज इंडिया में दी हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप बाहर चले गए, अपने देश चले गए, आप हो सकता है बाहर के नागरिक हों जो इंडिया में आके सर्विसेज दे रहे हों, तो जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी वो भी इंडिया में ही एक्रू एंड राइज मानी जाएगी, क्योंकि वो इनकम आपको इस वजह से मिल रही है, उन सर्विसेज के बदले मिल रही है जो सर्विसेज आपने इंडिया में दी थी। इसका एक एक्सेप्शन भी है और वो एक्सेप्शन भी सेक्शन 9 में गिवन है कि इवन services are rendered out of India, then also salary is deemed to accrue and arise in India if the following conditions are satisfied. Condition number 1, जो एम्प्लाई होना चाहिए, एम्प्लाई शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कंडीशन नंबर 2, एम्प्लाई शुड बी ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लाई, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट, और सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। लेकिन इस एक्सेप्शन में एक मैंने आपको एग्जाम्पशन भी लिखवाई थी सेक्शन 10(7) में, वो भी हमें साथ के साथ याद करते हुए चलना है। एज पर सेक्शन 10 क्लोज 7, तो जो ये वाला एम्प्लाई होता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, जो एम्प्लाई ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया कर रहा होता है, तो ऐसे एम्प्लाई के लिए जो ओवरसीज अलाउंस हैं जो इंडिया से बाहर मिलेंगे, या ओवरसीज परक्यूरिट्स हैं जो इंडिया से बाहर मिलेंगे। अलाउंस क्या होते हैं, परक्यूरिट्स क्या होते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, बाकी डिटेल्ड हम स्टडी उसे सैलरी चैप्टर में कर लेंगे। तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लाई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। स्क्रीन साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जो हम लिख रहे हैं वो हेडिंग तो आप लिख ही चुके हैं। हेडिंग है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9। सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 दो हम लिख चुके हैं, तीसरी हम लिख रहे हैं इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी situated in India, situated in India। इसे भी समझाता हूँ मैं, साथ ही साथ एक और लिख लेते हैं। ये थर्ड थी एक तरह से, ये फोर्थ है। इनकम, क्योंकि दोनों इनकम एक जैसी हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट, income from sale of an asset situated
इन इंडिया, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। दोनों चीज़ों को समझते हैं, दोनों चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति है, इसका नाम रॉबिन है, हैज ए हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी है। जो रॉबिन है वो सिटीजन है ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए का सिटीजन है, यूएसए में रहता है, लेकिन हैज ए हाउस प्रॉपर्टी, हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। उसके पास ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या है, दिल्ली में है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब रॉबिन क्या है, इसे लेट आउट करता है, प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, और जो किराएदार है वो डॉलर में ही रॉबिन को किराया देता है। अब रॉबिन ये क्लेम करता है कि देखिए मैंने कोई एग्रीमेंट इंडिया में आके नहीं किया, जो मुझे किराया मिल रहा है वो भी मुझे यूएस डॉलर में मिल रहा है, तो ये इनकम एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तो लॉ मेकर्स ने इस तरह की चीज़ों को कवर करने के लिए कह दिया कि इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी और एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो अगर इससे कोई भी इनकम अराइज होगी, चाहे आप एग्रीमेंट कहीं पर भी कर लें, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपको जो किराया है वो किसी भी करेंसी में क्यों ना मिले, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज़ आई कि एक ऐसे सोर्स से, एक ऐसी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सोर्स से आ रही है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। यहां तक बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो। इसी का जो दूसरा पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। सपोज कीजिए जो रॉबिन है वो यूएसए में ही किसी दूसरे सिटीजन को इस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, एग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया होता है, जो उसे सेल कंसिडरेशन मिलता है वो भी डॉलर में मिलता है, तो भी उस पर जो इनकम आएगी जब हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो उस इनकम को कहते हैं कैपिटल गेन की इनकम। और जब हम किराए पर देते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो उसे कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो वो चैप्टर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकम तो आ रही है ना, कि अगर आपने प्रॉफिट में उस हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, तो वो इनकम कैपिटल गेन की जो इनकम है वो भी डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया मानी जाएगी, बावजूद इसके कि जो खरीदने वाला था वो भी फॉरेन सिटीजन था, बावजूद इसके कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी इंडिया से बाहर हुई है, बावजूद इसके कि जो आपको सेल कंसिडरेशन मिला है वो फॉरेन करेंसी में मिला है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई भी इनकम हुई सेल ऑफ एन एसेट, सेल ऑफ ए सोर्स विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, then that income will be deemed to accrue and rise in India. Is it clear to all of you? जल्दी से जवाब भेजिए कि क्या सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। जल्दी जल्दी जवाब भेजिए, क्या सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। सभी बच्चों को क्लियर है। अब इसे हम नोट्स से भी पढ़ लेते हैं, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। तो 4 इनकम हम अभी तक कर चुके हैं सेक्शन 9 की, तो चारों इनकम हम नोट से भी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। एनी इनकम फ्रॉम सैलरी इफ इट इज पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ये मैंने डिटेल में और ज़्यादा नोट में लिखवा दिया है। पॉइंट नंबर 2, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। पहले पॉइंट में तो कह रहे हैं कि अगर सर्विसेज रेंडर्ड इंडिया करेंगे तो सैलरी की जो भी इनकम होगी वो एक्रू इंडिया मानी जाएगी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया है, तो एक तरह से इसका एक्सेप्शन हो गया, लेकिन इसके साथ कंडीशन भी लगी हुई है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट का होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हाउएवर all allowances and perquisites received by citizen of India rendering services outside India who is a government employee are fully exempt। यहाँ पर जरा सा बात आपको सही करनी है, और वो क्या है कि ऑल ओवरसीज अलाउंस और ऑल ओवरसीज परक्यूजिट, यानी कि जो उसे इंडिया से बाहर अलाउंस मिलेंगे, जो उसे इंडिया से बाहर परक्यूजिट मिलेंगे, वो ही एग्जेम्प्ट होंगे। थर्ड एंड फोर्थ अभी मैंने कराया ही है। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, और इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया।
तो यहाँ तक बताइए कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है। इशिका रस्तोगी, गुड मॉर्निंग। इशिका रस्तोगी ने भी ज्वाइन कर लिया है आज से, तो बैच के अंदर दो दो इशिका हो गई हैं। मनीषा, मीनाक्षी, इनमें मैं काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। सैफाली डावर, आपका भी जवाब आ गया है कि आपको क्लियर हो गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। फिफ्थ पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ पॉइंट में एक बार अमेंडमेंट है तो एक चीज़ सही भी करनी है। डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड पेड कर रही है आउटसाइड इंडिया, तो वो डीम्ड टू एक्रू एंडराइज इंडिया है। अगर वो इंडिया में पेमेंट कर रही है तो वो वैसे भी एक्रू एंडराइज इंडिया हो ही गई, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि अगर आउटसाइड इंडिया भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी एक्रू एंडराइज, डीम्ड टू एक्रू एंडराइज इन इंडिया मानी जाएगी। आगे जो लिखा है, बट प्रेजेंटली डिविडेंड बाय द इंडियन कंपनी इज एग्जाम्ड बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इसे काट दीजिए क्योंकि इस बात से अमेंडमेंट आ गया है कि पहले ये जो इंडियन कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती थी तो वो एग्जेम्प्ट होता था इन द हैंड ऑफ द पेई, लेकिन अब से ये टैक्सेबल होना स्टार्ट हो गया है, तो इसे हटा दीजिए। इसके डिविडेंड के बारे में एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से डिटेलिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग के अलग एक टॉपिक है। तो जैसे मैंने गिफ्ट का बताया है कि गिफ्ट भी अभी तक मैंने पूरा कंफर्म नहीं करा है, अभी तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि अगर जो गिफ्ट है नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होता है 50,000 रुपये से ज़्यादा, लेकिन अगर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है किसी भी अमाउंट का। इसके अलावा अगर रिलेटिव से मिल रहा है गिफ्ट किसी भी अमाउंट का तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये मोटा मोटा है, अदरवाइज जो गिफ्ट के प्रोविजन होंगे 2-3 क्लास उसमें लग जाएंगी, तो डिविडेंड में भी पूरी एक क्लास लगेगी। तो फिलहाल डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। क्लियर है ये चीज सबको? अब अगले 3 पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, एक इंटरेस्ट का, एक रॉयल्टी का, एक फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का। यहाँ से क्वेश्चन, अगर बढ़िया पेपर इंस्टीट्यूट को बनाना है, एग्जामिनर को अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट चेक करना है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन बना देता है। और तीनों के तीनों एक जैसे हैं, एक हल्का सा चेंज है वो मैं बता दूंगा। पहले एक सिचुएशन समझते हैं हम लोग, किस सिचुएशन में लगेगा। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, काम अलग अलग हैं, नेचर ऑफ इनकम अलग अलग है। इंटरेस्ट किसी और वजह से मिलता है, रॉयल्टी किसी और वजह से मिलती है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसी और वजह से मिलती है, लेकिन तीनों जगह रूल सेम हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। एक माइनर सा चेंज है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और कई बार उस माइनर से चेंज के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखिए, कोई एक व्यक्ति है, एक्स है, ये इंडियन रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इसका एक बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि जो काम है वो 2 तरह के काम हो सकते हैं, इन इंडिया भी हो सकता है और एक आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। ये खुद इंडियन रेसिडेंट है लेकिन इसका एक बिजनेस प्रोफेशन है, कई सारे बिजनेस प्रोफेशन है, कुछ इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन है, कुछ आउटसाइड इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन हैं। इज इट क्लियर? अब ये व्यक्ति जो एक्स है, जो एक्स है ये लोन लेता है, जो एक्स व्यक्ति है ये क्या है, लोन लेता है किसी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से ये लोन लेता है, यानी लोन देने वाला कोई भी हो सकता है। जैसे एक्स जो है लोन लेता है, एक्स तो समझ में आ गया आपके कोई कौन है, एक्स लोन लेता है ए से, गिव लोन टू एक्स, ठीक है ना।
ये क्या है, ये नॉन रेजिडेंट है। जी रेजिडेंट भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखा जाए जो ये डीम टू एक्रू एंड ड्राई इंडिया का कॉन्सेप्ट लगता है वो एनआर के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एनआर लिख दिया है। लेकिन होने के लिए कानूनी नहीं, रेजिडेंट भी हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए गिव लोन टू एक्स ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स इस लोन को यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज इन ए बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन इंडिया में यूटिलाइज कर सकता है या आउटसाइड इंडिया के बिजनेस में यूटिलाइज कर सकता है। इसका दिल्ली बॉम्बे में भी बिजनेस है एक्स का, और इसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएसए के अंदर, लंदन के अंदर भी बिजनेस है। तो बात ये आती है कि एक्स ने जो पैसा लिया उसे कहाँ यूटिलाइज करा। देखिए इनकम किसकी होगी, है लोन किसने लिया, एक्स ने लिया। इंटरेस्ट किसे मिलने जा रहा है, जल्दी बताइए, इंटरेस्ट किससे मिलने जा रहा है। इज लोन इज ए इनकम, लोन तो इनकम नहीं है। इज लोन इज ए इनकम, लोन तो इनकम नहीं है। इंटरेस्ट इज ए इनकम, तो इंटरेस्ट किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। सभी का जवाब आ गया है कि इंटरेस्ट किसे मिलेगा, ए को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट इज ए इनकम। अब ये जो ए है इसके हाथ में ये इनकम एक्रू एंड राइज इन इंडिया मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, सारा का सारा खेल इस बात का है। मैंने एन आर जानबूझ के लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये रेजिडेंट है तो चाहे आप इस इनकम को एक्रू एंड राइज माने इंडिया की या ना माने, इन बोथ द केसेस ए के हाथ में ये टैक्सेबल होने वाली है। लेकिन अगर ये एनआर है तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट इसे मिल रहा है वो एक्रू एंड राइज इंडिया माना जाएगा तो ये टैक्सेबल होगा, और अगर एक्रू एंड राइज इंडिया नहीं माना जाएगा तो ये ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है चीज, सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात। लेकिन लॉ मेकर्स ने करा क्या कि ए के हाथ में ये एक्रू एंड राइज इंडिया माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स इसे इंडिया के अगर बिजनेस में यूज कर रहा है या इंडिया के किसी प्रोफेशन में यूज कर रहा है या आउटसाइड इंडिया के बिजनेस में यूज कर रहा है या प्रोफेशन में यूज कर रहा है। अगर ये इंडिया के किसी बिजनेस में यूज करेगा, अगर इंडिया के किसी बिजनेस में यूज करेगा तो इन द हैंड्स ऑफ ए it is a income which is deemed to accrue and rise in India if X utilize the loan amount in a business or profession which is situated outside India, then interest income in the hands of A is not a income which is deemed to accrue and rise in India। यानी कि लोन लेने वाला इस पैसे को अगर इंडिया के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करता है जो कि इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, या किसी और प्रोफेशन में, ये नहीं बात कर रहा मैं खाली बिजनेस एंड प्रोफेशन में, हो सकता है कि एक्स ने इंडिया में कंपनी के डिबेंचर ले लिए हों, इंडिया में कंपनी के शेयर्स ले लिए हों, तो डिबेंचर पर जो आय आएगी इंटरेस्ट की वो इनकम, वो तो बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, वो तो अदर सोर्सेज की इनकम है, ठीक है। या इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए तो डिविडेंड इनकम आएगी, वो भी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन में यूज करे चाहे वो अदर सोर्सेज में यूज करे इनकम में, लेकिन वो इंडिया में अगर यूज कर रहा है तो इंटरेस्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ ए इज इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। लेकिन अगर इंडिया से बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहा है या अदर हेड्स में यूज कर रहा है तो इंटरेस्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ ए इज नॉट इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। तो इससे समझते हैं, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट, ऊपर हेडिंग चल रही है इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा पहले, इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय रेजिडेंट इन इंडिया। तो पहले मैंने रेजिडेंट इन इंडिया का एग्जाम्पल लिया है, पेबल कौन कर रहा है, रेजिडेंट इन इंडिया। मैं रिसीवर की बात नहीं कर रहा, पेमेंट करने वाली बात कर रहा हूं कि पेमेंट करने वाला कौन है, रेजिडेंट इन इंडिया। लोन गिवन टू रेजिडेंट देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया by the receiver of the interest if money is used by the borrower for business or profession or earning any income from any source in India। यानी कि जो बोरोवर है उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस में प्रोफेशन में यूज कर रहा है
या कोई भी इनकम कमा रहा है किसी भी सोर्स से, ना केवल बिजनेस प्रोफेशन से बल्कि किसी भी सोर्स से कमा रहा है, तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइट इंडिया मानी जाएगी। जो लोन लेने वाला है, इसे तो कहेंगे बोरोअर, इसे कहेंगे बोरोअर, ये शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। जो मनी लेंडर है ये एनआर भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ही केस में। आर के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनकम या तो एक्रू एंड राइट इंडिया होगी या बाहर की होगी। अगर आप आर हो तो गवर्नमेंट को तो टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट दोनों ही केसेस में टैक्स लगा सकती है, लेकिन एनआर के केस में इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर कॉन्सेप्चुअली ये इनकम एक्रू एंड राइट आउटसाइड इंडिया हुई तो इन द एंड ऑफ एनआर वो इनकम जो एक्रू एंड राइट आउटसाइड इंडिया होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट एनआर के हाथ में, टैक्स लगेगा ही तब जब ये इनकम डीम टू एक्रू एंड राइट इन इंडिया मानी जाएगी। बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? जल्दी से अपना जवाब भेजिए, थम्स अप भेजिए अपना, जल्दी से जल्दी जल्दी थम्स अप भेजिए। किसका पहले आता है देखता हूं मैं कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। गुड मीनाक्षी, मीनाक्षी बहुत तेज है, जल्दी जल्दी जवाब देती है। मनीषा, इसी का रस्तोगी, शेफाली, कहाँ गए सब बच्चे? थम्स अप भेजना है बस, जल्दी जल्दी। मीनाक्षी का भी जवाब आ गया है, मनीषा का भी जवाब आ गया है, इसी का भी आ गया है। इसी का रस्तोगी कहाँ है, सत्यम कहाँ है? इसी का रस्तोगी, चलिए सभी का जवाब आ चुका है। अब ये मैंने पॉइंट नंबर 2 पढ़ाया है आपको, पहले जानबूझ के पढ़ाया है पॉइंट नंबर 2, अभी हम लिख भी लेंगे इसे। पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, पार्टियों के नाम क्या यूज किए थे मैंने। ए जो है मनी लेंडर है, ठीक है ना, ए जो है मनी लेंडर है और वो किसे उधार दे रहा है, एक्स को उधार दे रहा है, लेकिन इस बार जो एक्स है वो एनआर है, ध्यान दीजिएगा यहां फर्क पड़ेगा। इस बार जो एक्स है वो क्या है, एनआर है, ये मनी लेंडर है, मनी लेंडर, लेंडर, ये बोरोवर है, ये बोरोवर है। ए जो मनी लेंडर है ये रेजिडेंट भी हो सकता है और ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, मैंने बता ही दिया आपको, ये रेजिडेंट भी हो सकता है, ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकली काम करता है कॉन्सेप्ट वो एनआर के केस में काम करता है, क्योंकि रेजिडेंट के केस में तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी लेंगे तो भी वो इनकम वैसे भी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि इनकम या तो एक्रू एंड राइट इंडिया होगी या एक्रू एंड राइट बाहर की होगी। अगर आप बाहर की भी मानते हैं एक्रू एंड राइट तो भी ए को तो टैक्स देना ही है अगर वो रेजिडेंट हुआ। ए ने इस बार एनआर को उधार दिया, ए ने इस बार क्या दिया, एनआर को उधार दिया। अब देखिएगा जरा सा, देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंडिया में, इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया, ये और एक आउटसाइड इंडिया, इस पैसे को यूज कर रहा है, इन इंडिया यूज कर रहा है, यूज्ड इन ए बिजनेस एंड प्रोफेशन ओनली, मैं जानबूझ के ओनली लिखा हुआ है, और यही चीज इस वाले पॉइंट को बाकी पॉइंटों से जुदा बनाती है। यानी कि अगर उधार लेने वाला बोरोवर नॉन रेजिडेंट हुआ, इन इंडिया अगर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करेगा तो ही इंटरेस्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पेई, इन द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर डीम्ड टू एक्रू एंड राइट इंडिया मानी जाएगी। अगर इन इंडिया में उसने अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया, यानी कि एक एनआर ने उधार लेके अगर कंपनी के शेयर्स खरीदे, अगर कंपनी के डिवेंचर खरीदे, उन पर इंटरेस्ट आता है उसे एनआर को,
उस पर डिविडेंड आता है उस एनआर को, तो जो इंटरेस्ट वो ए को चुका रहा है वो इनकम मनी लेंडर के हाथ में यानी कि ए के हाथ में डीम्ड टू एक्रू अंडर राइट इंडिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया में लगाता है तो ही वो एक्रू अंडर राइट मानी जाएगी। अगर वो आउटसाइड इंडिया लगाता है तो वैसे भी नहीं मानी जानी। आउटसाइड इंडिया तो किसी भी चीज़ के लिए लगा ले तो भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डीम्ड कॉन्सेप्ट लगेगा, डीम्ड टू एक्रू और अराइव इन इंडिया मानी जाएगी और यहां पर नहीं मानी जाएगी, नॉट डीम्ड टू एक्रू एंड अराइव इंडिया। यानी कि अगर आउटसाइड इंडिया यूज होता है वो पैसा तो डीम्ड टू एक्रू एंड अराइव नहीं मानी जाएगी। इन इंडिया में भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होता है तो ही मानी जाएगी। अब पिछला एग्जाम्पल क्या था, अगर उधार लेने वाला रेजिडेंट है इंडिया में, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए लगा दे और अदर सोर्सेज के लिए लगा दे, तो भी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइव इंडिया मानी जाती थी। डीम्ड टू एक्रू और अराइव इन इंडिया मानी जाती थी अगर उधार लेने वाला रेजिडेंट है तो। अगर उधार लेने वाला रेजिडेंट है तो वो हमेशा ही डीम्ड टू एक्रू एंड अराइव इंडिया मानी जाएगी, चाहे वो इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए लगा दे या वो अदर सोर्सेज के लिए लगा दे। आउटसाइड इंडिया लगाओगे तो नॉट डीम्ड टू एक्रू एंड अराइव इंडिया। लेकिन अगर उधार लेने वाला बोरोवर क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन के लिए लगाएगा तो ही डीम्ड टू एक्रू एंड अराइव इंडिया मानी जाएगी। अब पहला केस समझिए। पहला केस, पार्टी के नाम क्या थे, ए था, यानी कि ए ने जो उधार दिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ए इज द मनी लेंडर, ए इज द मनी लेंडर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बोरोवर। हो सकता है इसका एक प्रोजेक्ट जो पैसा लगाएंगे वो इंडिया में चल रहा हो, और हो सकता है जो पैसा लगाएंगे आउटसाइड इंडिया भी चल रहा हो प्रोजेक्ट। जैसे अभी आपने सुना होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो कुछ हिस्सा चाइनीज कंपनियों को मिला है उसका, कुछ हिस्सा जापानीज कंपनी को मिला है उसका। तो गवर्नमेंट भी तो एक बिजनेस करती है, तो हो सकता है गवर्नमेंट उधार ले रही हो लेकिन श्रीलंका में हो सकता है सड़कें बनवा रही हो, श्रीलंका के पास उतनी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि श्रीलंका में कोई और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में लगा हो। तो अगर वो इन इंडिया किसी भी प्रोजेक्ट में लगाएगी तो भी, और अगर आउटसाइड इंडिया भी लगाएगी तो भी, इन बोथ केसेस इंटरेस्ट इनकम is deemed to accrue or arise in India। देखिए, इंटरेस्ट के 3 पार्ट थे। अगर बोरोवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पैसे को इन इंडिया इस्तेमाल कर रही है या आउटसाइड इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो इन इंडिया इस्तेमाल करे चाहे वो आउटसाइड इंडिया इस्तेमाल करे। इन बोथ द केसेस, इन द हैंड्स ऑफ ए, इन द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर, इंटरेस्ट इनकम इज डीम्ड टू एक्रू अंडर इंडिया। अगर बोरोवर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो इन द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर, इंटरेस्ट इनकम डीम्ड टू एक्रू अंडर इंडिया प्रोवाइडेड बोरोवर इज यूज्ड that money in a business or profession or earning an income from any source in India। इसका मतलब अगर आउटसाइड इंडिया करेगा तो नहीं होगा। इफ बोरोवर इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया तो उस केस में इन द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर इंटरेस्ट इनकम इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया प्रोवाइडेड बोरोवर शैल यूटिलाइज दैट फंड्स
इन ए बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओनली इन ए बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। अब जल्दी से एक बार लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिखवा दूंगा। तो ऊपर हेडिंग चली रही है, हमें तो नीचे की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है कि कब कब कौन इनकम डीम टू एक्रू एंड राइट इंडिया मानी जाएगी। तो कब कब कौन इनकम मानी जाएगी? इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवा दिया, यानी लोन गिवन टू गवर्नमेंट, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया बाय द रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट। हमेशा ही ये इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइट मानी जाएगी अगर जो उधार लेने वाला है गवर्नमेंट है। इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर उधार लेने वाला रेजिडेंट है, बोरोवर, लोन गिवन टू रेजिडेंट, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया बाय द रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट इफ मनी इज यूज्ड बाय द बोरोवर फॉर ए बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ठीक है। और अगर उधार लेने वाला नॉन रेजिडेंट है, देखिए हम टैक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लो जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है कि लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और जो वर्ड है भी नहीं उसे भी कई बार वो पढ़ लेते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, लोन गिवन टू नॉन रेजिडेंट, देन it shall be deemed to be earned in India by the receiver of the interest if money is used by the borrower। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन लिखा हुआ है। बच्चे काफी पूछते हैं सर आपको कैसे पता लग जाता है? देखिए हम भी कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, केवल एक पढ़ने का तरीका हमें पता है। अब वही पढ़ने का तरीका मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट लो का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन है, ये सारे लो के सब्जेक्ट हैं। इन्हें कहानी किस्सों की तरह नहीं पढ़ा जाता, लैंग्वेज को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। वो क्या वर्ड हैं और क्या वर्ड नहीं हैं, दोनों को ऑब्जर्वेशन करके ही हमें डिफरेंस पता लगता है। अगर हम बाकी थ्योरी सब्जेक्ट की तरह फटाफट फटाफट पढ़ेंगे तो हमें ये अंतर दिख ही नहीं सकता कि रेजिडेंट में बिजनेस ऑफ प्रोफेशन भी शामिल है और अदर सोर्सेज भी शामिल है अगर रेजिडेंट उधार लेने वाला है, और अगर नॉन रेजिडेंट उधार लेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन ही शामिल है। और यहीं से क्वेश्चन ड्राफ्ट होकर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या गलती कर दी है। सभी बच्चे जल्दी से मुझे थम्स अप भेजिए कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया है या नहीं आया है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कह दीजिए, सबसे टिपिकल पॉइंट कह दीजिए ये था। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ये समझ लीजिए पूरी इनकम टैक्स में आपको विजय हासिल हो गई है। अब पूरी इनकम टैक्स आपको बहुत इजी लगने वाली है, क्योंकि यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है और टीचर भी इसे छोड़ देते हैं अपने समझाने में। सभी का जवाब आ गया है, थम्स अप आ गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा था कि तीनों के तीनों एक जैसे हैं। इंटरेस्ट समझ में आ गया है, रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, बस एक जरा सा माइनर सा चेंज है उसे हम देख लेते हैं, बाकी सब एक ही बात है। पहले तो हम नेचर समझते हैं कि रॉयल्टी किसे मिलती है और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसे मिलती है। नेचर ऑफ इनकम अलग है, काम अलग है, लेकिन जो उसका इंपैक्ट है टैक्सेबिलिटी का वो सेम है। अगर रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, ठीक है, तो उस केस में रॉयल्टी इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर, वो डीम टू एक्रू अंडर इंडिया होगी। अगर रॉयल्टी कोई देने वाला है, कौन देने वाला है? वो रेजिडेंट इंडिया देने वाला है। तो अगर वो उसे बिजनेस प्रोफेशन में यूज करेगा या अदर सोर्सेज में यूज करेगा इंडिया में, तो वो डीम टू एक्रू अंडर इंडिया होगी। अगर वो अदर देश में यूज करेगा तो वो एक्रू अंडर नहीं होगी। अगर रॉयल्टी देने वाला है नॉन रेजिडेंट, तो इंडिया में अगर यूज करेगा बिजनेस में प्रोफेशन में इनकम को कमाने में या अदर सोर्सेज की इनकम को कमाने में, तो यहां पर जो चेंज है वो क्या है? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए सेम रूल एप्लीकेबल है कि इंडिया में चाहे रेजिडेंट यूज कर ले चाहे नॉन रेजिडेंट यूज कर ले, किस पर्पज के लिए यूज कर ले, चाहे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर ले चाहे अदर सोर्सेज के लिए यूज कर ले, इन बोथ द केसेस रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी डीम टू एक्रू एंड राइट इन इंडिया। और सेम रूल फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, चाहे वो इंडिया में यूज कर ले चाहे बाहर यूज कर ले, तो वो डीम टू एक्रू एंड राइट इंडिया मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। इंडिया में अगर रेजिडेंट यूज करता है, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर ले चाहे अदर सोर्सेज में यूज कर ले, तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इनकम मानी जाएगी डीम टू एक्रू एंड राइट इंडिया। अगर बाहर यूज करेगा
तो डीम टू एक्रू एंडराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी। और अगर नॉन रेजिडेंट भी यूज करता है इंडिया में, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर ले, चाहे अदर सोर्सेज के लिए यूज कर ले, वो इनकम डीम टू एक्रू एंडराइज इंडिया मानी जाएगी, बशर्ते कि इंडिया में यूज हो रही हो। अब मुझे रॉयल्टी का एग्जाम्पल देना है और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का एग्जाम्पल देना है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में क्या हो सकता है, जैसे एक फर्म है, उसका इंडिया में भी बिजनेस है और उसका इंडिया से बाहर भी बिजनेस है, और वो अपना ऑडिट कराना चाहता है या कोई अकाउंट्स से रिलेटेड कोई वर्क लेना चाहता है वो, और एक ऐसे बंदे से वर्क लेना चाहता है जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, नॉन रेजिडेंट से है। अब बात ये आती है कि अगर वो इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशन का अकाउंट करा रहा है तो भी वो इनकम डीम टू एक्रू एंडर इंडिया है, लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस का ऑडिट करा रहा है तो वो एक्रू एंडराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी, चाहे काम कराने वाला वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। तो ये मैंने एग्जांपल दिया फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का। रॉयल्टी, रॉयल्टी किस चीज के लिए दी जाती है? रॉयल्टी दी जाती है किसी के पास कोई एसेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो दूसरे को वो यूज करने की पावर देता है और जिसके बदले में वो रॉयल्टी प्राप्त करता है। जैसे सिंगर गाने गाते हैं, अब किसी ने अपनी प्राइवेट एल्बम बना रखी है, अब प्राइवेट एल्बम बना रखी है, अब किसी भी सीरियल में या किसी भी फिल्म में फिल्म मेकर को वो गाने की लाइनें या पूरा का पूरा गाना जो है वो यूज करना है, तो यूज करने के एवज में वो क्या देगा? वो रॉयल्टी देगा। तो वो रॉयल्टी नेचर जो मैंने बता दी रॉयल्टी की इस तरह की होती है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट में और रॉयल्टी में और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में सेम रूल हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी तो डीम टू एक्रू एंडराइज इंडिया मानी जाएगी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे इंडिया के बिजनेस में यूज कर ले या किसी और सोर्सेज में, या वो इंडिया से भारत में यूज कर ले। अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया देता है तो वो तभी एक्रू एंडराइज मानी जाएंगे तीनों इनकम, अगर वो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहा है या अदर सोर्सेज में यूज कर रहा है। इंडिया से बाहर यूज हो रही है तो वो एक्रू एंडराइज नहीं मानी जाएंगी। अगर नॉन रेजिडेंट दे रहा है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर इंडिया का, अगर इंटरेस्ट की बात है तो केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है, अदर हेड के लिए नहीं है इंडिया में। लेकिन अगर रॉयल्टी का केस है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस का केस है तो जिस पर्पज के लिए रॉयल्टी दी जा रही है उसका यूज, या जिस पर्पज के लिए फी फॉर टेक्निकल सर्विस दी जा रही है उसका यूज अगर इंडिया के बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो रहा है या अदर सोर्सेज में भी हो रहा है तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू एंडराइज इंडिया मानी जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से अपना थम्स अप भेजिए कि क्लियर है या नहीं है। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में भी कई बार वो रिपीट हो चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ था ICAI ने, पेपर में भी रिपीट हो चुका है वो कई बार। देखते हैं कौन सा है। फिफ्थ तो हमारा हो ही गया था, आई थिंक फिफ्थ भी नहीं हुआ था सर। देखते हैं, चलिए अभी पहले तो जो मैं कराना चाह रहा हूँ उसे देखते हैं। हाँ यही है शायद। सिक्स को भी देखेंगे, सिक्स भी अभी करेंगे हम, अब तो उन्हें पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 22, मैनी टाइम्स ये रिपीट हो चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राम, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर 2020। पहली बार 22 सितंबर 2020 को इसने इंडिया छोड़ा और इंडियन सिटीजन है। फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। डिटरमाइन द रेजिडेंस स्टेटस राम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ये तो क्या सिंपल है, तो अपने आप डिसाइड कर लेंगे आप कि इंडियन सिटीजन है ये। इंडियन सिटीजन अगर पहली बार इंडिया छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज,
एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 का ही होना ज़रूरी है। अगर वो 182 दिन है तो ही वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आराम से आप कर सकते हैं। देव है, एक नॉन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन यूएसए इन 1990 केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर परमानेंट सेटलमेंट रेजिडेंस स्टेटस। क्या होगा इसका, ये घर से कर लाइएगा आप। तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन तलाश कर रहा था, पहले मैं वो तलाश कर लूँ। ये तो रेजिडेंस स्टेटस सिंपल सेक्शन 6 पूछा है आपसे, ये तो आप कर ही लोगे आराम से, ये तो आप आराम से कर ही लेंगे। मैं जिस क्वेश्चन की तलाश में हूँ वो देखना है मुझे कि कहाँ है। चलिए शुरुआत से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ही वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक तो पूरा कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर ये ब्रेटली वाला भी क्वेश्चन कर लिया था ना हमने, कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था, कैनेडियन सिटीजन। जवाब भेजिए मुझे 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था या नहीं कर लिया था, कर लिया था। चलिए जवाब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 एचयूएफ का, ये भी कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले कंप्लीट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय अनिरुद्ध pertaining to the year ended 31st March 21, compute the total income for the assessment year 21-22 if he is resident and ordinarily resident but not ordinarily और नॉन रेजिडेंट। आपको मालूम है इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि हम 3 कॉलम खींचेंगे और 3 कॉलम खींचने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कौन कौन सी इनकम कहाँ कहाँ जानी है। तो यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। एक तो हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स में तो मैं यहाँ ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस आपको बताता रहूँगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हो गया, NOR का हो गया और NR का हो जाएगा। पहली इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ ए इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। जल्दी से बताइए ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, उसी चीज़ के ऊपर तय होगा ये तीनों जगह जाएगी या ऑर्डिनरी रेजिडेंट में जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन इनकम। अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई आप सेल ऑफ इंडियन एसेट करेंगे तो उस पर जो भी इनकम आएगी वो डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया मानी जाएगी। जब डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया मानी जाएगी तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। दैट्स वाई ये तीनों जगह ही टैक्सेबल होगी। डिविडेंड फ्रॉम ए जैपनीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? ये फॉरेन इनकम है क्योंकि बाहरी एक्रू हुई है, बाहरी रिसीव हुई है। तो जो बाहरी एक्रू हुई है, बाहरी रिसीव हुई है, तो ये केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ही टैक्सेबल होगी। तीसरी इनकम है रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन लंदन डिपोजिटेड इन ए बैंक इन लंदन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। लंदन में एक प्रॉपर्टी है, बताइए 75,000 रुपये की फॉरेन इनकम है, क्या है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम है तो ये केवल किस में टैक्सेबल होगी? आपकी टैक्सेबल होगी ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर, ठीक है ना। नो NOR में टैक्सेबल नहीं होगी और ना ही वो NR के अंदर टैक्सेबल होगी। रेंट फ्रॉम ए रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड फ्रॉम RP लिमिटेड इंडियन कंपनी। डिविडेंड इस बात से टैक्सेबल है इंडियन कंपनी का, तो ये तीनों ही जगह क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ये तीनों ही जगह क्या होगी? टैक्सेबल होगी। और एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, वेरी गुड सैफ अली, ये एग्जेम्प्ट इनकम है तो ये कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो NOR में 21,000 का आंसर आ गया, NR में 21,000 का आंसर आ गया। इस आंसर को सही कर लेते हैं हम लोग। 75 प्लस 15 90 हो गए, 90 प्लस 10 1 लाख हो गए और 6,000 हो गए, तो ये आ जाएगा 1,06,000 का आंसर। सही कर लीजिएगा पहले आंसर को, 1,06,000 का आंसर आएगा पहले पॉइंट के
अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो गई, 83,500 कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता है, 500 की तो कोई फिगर ही नहीं है यहाँ पर। डन डन डनाडन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैं पहले करवाते करवाते रह गया था क्योंकि हमने जब तक डीम्ड टू एक्रू एंड राइट इन इंडिया नहीं पढ़ा था। डेविड एन इंडियन सिटीजन एज 40 ईयर, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ध्यान आ रहा है, सैलरी इनकम है ये बच्चे की, और ये कौन है, इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बाहर काम कर रहा है। लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2020। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 2021 ही है, यानी कि 2021 में एक भी दिन ये इंडिया में नहीं रहा है। 1 अप्रैल से पहले ही इसने इंडिया को छोड़ दिया है। इसका मतलब है जो डेविड है वो क्या होगा, NR होगा, ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। He did not visit India at any time during the previous year 2021. He has received the following income from the financial year. सबसे पहले तो इसका हमें इनकम कौन सी टैक्सेबल है कौन सी नहीं है, इसके लिए रेजिडेंस स्टेटस पता होना चाहिए। तो इन जो भी फैक्ट दिए हुए हैं उससे NR है। अब NR है, बाहरी सर्विस कर रहा है, बाहरी रिसीव कर रहा है, लेकिन हमें पता है इस बंदे के लिए इनकम डीम टू एक्रू एंड राइट मानी जाएगी, तो ये टैक्सेबल होगी। फॉरेन अलाउंस सेक्शन 10(7) में नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट होंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में उसने फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट प्राप्त कर रखा है, ये टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन नेपाल, ये टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेपाल, ये बताइए, सॉरी नेपाल में है, ये भी NR है तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, बाहरी एक्रू हुई है, बाहरी रिसीव हुई है, फॉरेन इनकम है, NR का केस है, तो NR के केस में टैक्सेबल नहीं होती है और ना ही ये टैक्सेबल होगी। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया। एक तो टैक्सेबल ये होगी, ये नॉट टैक्सेबल, ये तो बेसिकली एग्जेम्प्ट ही हैं, और ये टैक्सेबल, ये नॉट टैक्सेबल, वैसे एग्जेम्प्ट नहीं है लेकिन NR का केस है इसलिए टैक्सेबल नहीं होंगे। तो 5 लाख और 1 लाख 6 लाख रुपए की है। इसमें एक डिडक्शन भी मिलेगी अभी, लेकिन डिडक्शन का चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर ही हम बात करते हैं। तो ये 6 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। तो शुरुआत में ये सब थ्योरी में लिख रखा है कि कौन क्या है, किसके हाथ में क्या टैक्सेबल होगा, तो उसके बाद हमने ये ग्रोस टोटल इनकम उसकी निकाल रखी है। 1 लाख रुपए में कुछ उसे वो भी मिलेगी डिडक्शन। तो ये बात का कॉन्सेप्ट है कि डिडक्शन मिलेगी तो क्या होगा, ग्रोस टोटल इनकम पूछी है इन्होंने, क्योंकि एक वर्ड होता है टोटल इनकम। अगर ये टोटल इनकम पूछते तो टोटल इनकम आती है ग्रोस टोटल इनकम में से, कुछ डिडक्शन है वो बहुत बाद में आएंगी पढ़ने में, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो जो टर्मिनोलॉजी आ रही है थोड़ा थोड़ा हम लोग माइंड में उसे रखने की कोशिश करते हैं कि GTI अलग है, टोटल इनकम अलग है। तो ग्रोस टोटल इनकम पूछी है तो इसलिए डिडक्शन का जिक्र नहीं आया। अगर टोटल इनकम पूछते तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ और भी करना था, तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो जब हमें समझ में आ जाएगा। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जवाब भेजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11, 12 ये थ्योरी के हैं, ये भी कर लीजिएगा, और 13 भी कर लीजिएगा। थर्टीन को मैं भी करा देता हूं। एग्जामिन दिस रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द
recipient, salary paid by the central government to John, a citizen of India, 7 lakh for the services rendered outside India. जल्दी से बताइए आप कि ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। सर्विसेज रेंडर्ड बाहर हो रही हैं, सर्विसेज रेंडर्ड बाहर हो रही हैं, तो एक्रू एंड राइट भी इंडिया से बाहर ही मानी जाएगी, तो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। शेफाली कह रही हैं नॉट टैक्सेबल, इसी का कह रही हैं एग्जेम्प्टेड। गलत है बेटा दोनों का जवाब। मनीषा का जवाब ठीक है। अभी हम जो सेक्शन 9 पढ़ के आए हैं, सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप लिंक कीजिए कि वेदर दिस इनकम इज एन इंडियन इनकम और ए फॉरेन इनकम। सबसे पहले ये कोशिश कीजिए आप। इंडियन इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड राइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। तो ये इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया है सेक्शन 9 की वजह से। जब सेक्शन 9 की वजह से डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया है तो इट इज एन इंडियन इनकम और दैट्स वाई ये टैक्सेबल होगी। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख बाई नॉन रेजिडेंट, यानी कि इंटरेस्ट मिल रहा है एनआर को फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, सी एट मुंबई। अभी जो हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पढ़ के आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति उधार ले रहा है और इंडिया के बिजनेस में यूज कर रहा है तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया होगी। दैट्स वाई इट इज टैक्सेबल इवन इन द हैंड्स ऑफ द एनआर। पहले पूरी थ्योरी लिखेंगे और फिर रीजन सहित आप आंसर देंगे अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये उसमें नहीं आ रहा, आपका एमसीक्यू में नहीं आ रहा। आपका एमसीक्यू में आ रहा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 19,000 रिसीव्ड बाय रेजिडेंट एसएससी राम, एज 46 ईयर। तो पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, ये भी एक्रू एंड राइज इंडिया है, इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन लेटर ऑन मैं बाद में बताऊंगा कुछ पोस्ट ऑफिस की इनकम जो है एग्जेम्प्टेड होती हैं, तो अगर वो एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है तो बात अलग है, ठीक है ना, वो तो हम याद कर लेंगे। रॉयल्टी पेड बाय रेजिडेंट टू ए नॉन रेजिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया के किसी बिजनेस में प्रोफेशन के लिए है तो ये इनकम नॉट डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया है। रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है लेकिन इनकम किसके हाथ में है? नॉन रेजिडेंट के हाथ में है। तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में जो एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया है वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अगर ये नॉन रेजिडेंट की जगह रेजिडेंट आ जाता है यहाँ पर तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन यही होता तो टैक्सेबल हो जाती, क्योंकि ये रॉयल्टी एक्रू एंड राइज इंडिया तो नहीं है, लेकिन एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया तो है, और एक्रू राइज अगर आउटसाइड इंडिया है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में वो टैक्सेबल होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनआर है तो इसलिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन इनकम नहीं है। लीगल चार्ज ऑफ 5 लाख पेड इन दिल्ली टू ए लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम who visited India to represent a case at the Delhi High Court. Legal charges 5 लाख paid in Delhi to a lawyer of UK, यानी कि यूके का लॉयर है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात आ रही है। केस कहाँ लड़ा जा रहा है? केस लड़ाया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, यानी कि इंडिया के किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए केस है या अदर सोर्सेज के लिए केस है, तो ये इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज मानी जाएगी और दैट्स वाई ये टैक्सेबल होगी। क्लियर है? कोई डाउट हो बता दीजिए। इसे आप 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं सभी बच्चों को। सॉल्यूशन मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है, ठीक है। इसे आप इतने पढ़िए 5 मिनट, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा क्लास को हम लोग ज्वाइन करते हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं हम क्लास को। कमिंग बैक, ये सॉल्यूशन जो आपकी स्क्रीन पर है समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम अपना नोटिंग का वर्क पूरा करते हैं।
नोटिंग का वर्क पूरा करते हैं। स्क्रीन साइज को मैं बड़ा कर देता हूं। हमने डिविडेंड तक शायद कॉपी कर लिया था या डिविडेंड वाला पॉइंट रह रहा था। 4 पॉइंट किए थे, 5 पॉइंट किए थे, मुझे जवाब भेजिए अपना। अच्छा, रह रहा था, तो डिविडेंड वाला भी कॉपी कर लेते हैं 5th पॉइंट। तो डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, dividend paid by Indian company is a income which is deemed to be received in India. 6th पॉइंट इंटरेस्ट के लिए है, फिर रॉयल्टी है, फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। तो वो तीनों के तीनों एक से ही हैं। इन्हें मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि इज ए इनकम विच डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसकी मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हेडिंग ही है कि हम कौन कौन सी टाइप की जो इनकम है विच इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ इनकम लिखवाऊंगा मैं आपको। तो 6th पॉइंट में इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट करती है तो वो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। 6 पॉइंट का ए पार्ट ये हो गया। 6 पॉइंट का बी पार्ट, इंटरेस्ट पेबल बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया provided funds are used in a business or earning any source of income इन इंडिया। ये हो गया। सी पार्ट जो है वो है इंटरेस्ट पेबल बाय नॉन रेजिडेंट, provided funds are used in a business or profession only in India। ओनली वर्ड मैंने जानबूझ के लिखवाया है, लोप एकर्स ने नहीं लिखा है, क्योंकि वो हमें अपने आप ही पहचानना होता है कि और अर्निंग एनी सोर्स नहीं है वहाँ पर, तो इसका मतलब बिजनेस प्रोफेशन ओनली ही है। अब ये जो 7th पॉइंट है वो 8th पॉइंट है, ये आप अपने आप उतार लीजिए, एक के बाद एक। इंटरेस्ट की जगह रॉयल्टी आ जाएगा और इंटरेस्ट की जगह फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आ जाएगा। और चाहे रॉयल्टी का केस है चाहे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का केस है, जो सी पार्ट है उसमें बिजनेस प्रोफेशन और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम भी ऐड हो जाएगा। शुरू के 2 पार्टों में कोई भी अंतर नहीं है। जो तीसरा पार्ट है कि इंटरेस्ट पेबल बाय नॉन रेजिडेंट है, प्रोवाइडेड फंड्स आर यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, और अर्निंग एनी सोर्स गायब है,
तो वहाँ पर और अर्निंग एनी सोर्स भी आएगा। प्रोवाइडेड फंड्स आर यूज्ड, तो फंड्स की जगह वहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर रॉयल्टी है तो कोई नो हाउ इज यूज्ड आ जाएगा, या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है तो सर्विसेज आर यूज्ड इन ए बिजनेस और प्रोफेशन। ये पॉइंट्स चेंज होंगे, अदरवाइज पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी किया जाएगा। तो स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, तो जल्दी से इसको कॉपी करना स्टार्ट कीजिए, 7th पॉइंट को भी और 8th पॉइंट को भी। जो बच्चे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से क्लासेस देख रहे हैं वो अपनी स्क्रीन को, वीडियो को एक बार आप पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आगे कॉपी कर लीजिएगा और तब जाके आगे की रिकॉर्डिंग चालू कीजिएगा। सभी का कॉपी हो गया है? चलिए, सभी का जवाब आ गया है कि कॉपी हो गया है। अब एक पॉइंट और है, ये 6th 7th 8th तो हो ही गया हमारा। अब पॉइंट नंबर है 9th। हम हेडिंग वही है, इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सॉरी इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो 9th पॉइंट में है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इनकम फ्रॉम ए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, यानी कि अगर कोई इनकम है जो कि इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है किसी भी तरह का, तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया मानी जाएगी। बिजनेस कनेक्शन किस तरीके का हो सकता है? बिजनेस कनेक्शन may be in several form। may be in several form। several form कैसे हो सकता है कि that is कोई ज्वाइंट वेंचर आपने स्थापित किया हो, अगर आप कुछ परचेज इंडिया से कर रहे हैं, परचेज एक्टिविटी, एंड एनी अदर एक्टिविटी। इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब भी कोई इनकम कमाई जाती है तो वो बहुत सारी एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी बिजनेस आप कर लें तो बहुत सारी एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपने एक हीरो होंडा का ज्वाइंट वेंचर सुना होगा, अब तो नहीं है वो ज्वाइंट वेंचर इंडिया में। हीरो एक भारतीय कंपनी थी, होंडा एक जापानीज कंपनी थी, और काफ़ी सालों तक हीरो होंडा ने ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया में अपना बिजनेस चलाया है। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही हीरो होंडा का ज्वाइंट वेंचर टूट गया, तो खैर हम उस बातों में तो नहीं जाना चाहते। अब होंडा को जो कंपनी है वो अपनी कुछ रॉयल्टी चार्ज करती होगी, जो उसने इंजन, जो बाइक का जो इंजन है, जो कार्बोरेटर की सेटिंग है कि जिससे उसका पिकअप भी अच्छा रहे और माइलेज भी अच्छा रहे, तो वो शायद टेक्नोलॉजी वो हीरो कंपनी को देती थी। हीरो कंपनी के पास अपना पेटेंट नहीं हुआ करता था उस समय। तो अब होंडा कंपनी क्या कर रही है, हीरो कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर चला रही है, तो होंडा कंपनी को भी उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि होंडा कंपनी की जो इनकम आएगी वो डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया आएगी, बावजूद इसके कि वो कंपनी बाहर की है। हो सकता है उसका रेजिडेंस स्टेटस एनआर का रहा हो, क्योंकि जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं डीम्ड वाले वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं एनआर के केस में ही। क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुए भी तो भी गवर्नमेंट को इन इनकम को जो डीम्ड करके मानना पड़ा उसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है तो टैक्स कैसे भी लग सकता था ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में,
या तो क्योंकि इनकम तो है, इसमें तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डाउट होता है कि वो इनकम रिसीव्ड इंडिया है, नहीं है तो इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया होगी। लेकिन कुछ इनकम को हम मानना चाहते हैं कि डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया। ऐसी कोई इनकम एक्रूड अंडर इंडिया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ इनकम पे डाउट है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये इनकम एक्रूड अंडराइज बाहर की मान ली गई तो इंडिया में इन पर टैक्स लगना संभव नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी इनकम को जिस पर वो टैक्स लगाना चाहती है एनआर के हाथ में, तो उन्हें डीम टू एक्रूड अंडराइज इंडिया का दर्जा दे देती है। एक व्यक्ति, ये तो ज्वाइंट वेंचर का कहानी बता दी मैंने, एक व्यक्ति इंडिया से माल खरीदता है, गुड्स परचेज करता है, अपना स्टॉक परचेज करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में बेचता है। इनकम सेल करने से होती है, लेकिन उसकी एक एक्टिविटी इंडिया से जुड़ी हुई है परचेज, क्योंकि जब तक वो परचेजिंग नहीं होगी, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास ग्राहक हैं, लेकिन मेरे पास माल भी तो होना मौजूद जरूरी है। अगर मेरे पास माल ही नहीं होगा तो मैं इनकम कैसे कमा लूंगा? तो परचेज एक्टिविटी उसकी इंडिया से जुड़ी हुई है, तो वो भी एक बिजनेस कनेक्शन है। तो और भी मतलब अगर आप इंडिया की लेबर से काम करा रहे हैं तो वो भी एक बिजनेस कनेक्शन है। ठीक है, आपने टेली कॉलिंग के बहुत सारे काम सुने होंगे, कॉल सेंटर बने हुए होते हैं, जो उनकी पेरेंट कंपनी है वो अमेरिकन हो सकती है, वो पेरेंट कंपनी ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, लेकिन वो इंडियन लेबर को रख के कॉलिंग कराते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो भी एक बिजनेस कनेक्शन ही माना जाएगा। इसलिए बिजनेस कनेक्शन बहुत बड़ा, इसका ब्रॉडर सेंस में यूज होता है। कोई भी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड अगर इंडिया से जुड़ी हुई है तो वो एक बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अब बिजनेस कनेक्शन मान के उसकी इनकम को डीम्ड टू एक्रू अंडराइज इंडिया माना जाएगा। ये नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति खाली माल परचेज कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा, यानी ग्लोबल इनकम जो पूरे वर्ल्ड से कमा रहा है वो डीम्ड टू एक्रू अंडराइज मानी जाएगी। इसके लिए एक सेपरेट रूल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, उनमें हमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो माइंड में आपके कंफ्यूजन आता है उसे दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक प्रपोर्शनेट परसेंटेज ली जाएगी। हम ये देखेंगे कि टोटल इनकम को कमाने में परचेज एक्टिविटी का, यानी कि स्टॉक को आप जो प्राप्त करते हैं प्रोकर करने का कितना परसेंट योगदान होता है। वो 5% एक्टिविटी है, वो 10% है, किसी में 5 हो सकती है, किसी में 10 हो सकती है, किसी में कुछ और हो सकती है। तो उसके लिए डिटेल्ड सेपरेट रूल बने हुए हैं। तो जितना यूज होगा तो ग्लोबल इनकम की उतने ही परसेंट इनकम को डीम्ड टू एक्रू अंडराइज माना जाएगा। ये थ्योरी में लिखने के लिए भी बहुत आता है, बहुत अच्छा टॉपिक, कभी 5 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 7 नंबर का, ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और व्हाट इज द रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम विच हैज ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो काफी कुछ लिखने के लिए इसमें है। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दे रखी हैं साथ के साथ। however the following income, जो मैं नीचे लिखवा रहा हूं, the following income is not considered as business connection। कुछ एक्टिविटी को बिजनेस कनेक्शन से बाहर कर दिया गया है, अब वो जान के बाहर किया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्टिविटी होने दी जाए, अगर टैक्स लगा देंगे इस तरह की एक्टिविटी पर तो ये एक्टिविटी होना बंद हो जाएंगी, तो देश की इकोनॉमी को बहुत गहरा धक्का पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के कुछ एक्टिविटी को बाहर कर दिया है, उन्हें बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना है। इसका मतलब है अगर खाली वही एक्टिविटी होंगी तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएंगी। पहली इसमें है परचेज ऑफ मटेरियल। आप सोच समझ के बताइए कि क्या कोई भी गवर्नमेंट देश ये चाहे एक्सपोर्ट को पेनलाइज करना चाहती है या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है? जल्दी से बताइए कि किसी भी देश की गवर्नमेंट, इंडिया के देश की गवर्नमेंट, वो चाहती एक्सपोर्ट हो या ना हो? तो मनीषा का जवाब आया बढ़ावा देना चाहती है। बिल्कुल सही जवाब है
कि एक्सपोर्ट को एनकरेज ही किया जाएगा। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया से माल परचेज कर रहा है तो ये इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है या नहीं है? इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है। तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है और हम ये कह रहे हैं कि अगर परचेज एक्टिविटी करोगे तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा तो उस माल को बेच के जो आप इनकम कमाओगे उसका एक परसेंटेज आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ये गवर्नमेंट रूल लाती है तो क्या ये दिक्कत पैदा नहीं होगी कि बाहर के लोग इंडिया से माल ही खरीदना बंद कर देंगे? दिक्कत पैदा होगी नहीं होगी? तो दिक्कत पैदा होगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने कह दिया कि परचेज ऑफ मटेरियल तक अगर एक्टिविटी सीमित है तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। दूसरा न्यूज एंड व्यूज ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, बाकी तो डिटेल फॉर्म में हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। देखिए, न्यूज एंड व्यूज, हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश की जो न्यूज है वो बाहर के देशों में भी पहुंचे, बाहर के देश के लोग, बाहर के जो निवासी हैं वो भी हमारे बारे में जानें। आज की तारीख में आपको पता है कि न्यूज एंड व्यूज यानी समाचार एजेंसियां भी काफी पैसा कमाती हैं एडवर्टाइजमेंट से। कौन सा समाचार चैनल आप देखना पसंद करते हो वो डिपेंड करता है कि इसका कंटेंट कैसा है, न्यूज का कंटेंट कैसा है। हो सकता है कि कुछ न्यूज इंडिया से रिलेटेड हो, किसी भी मामले में से रिलेटेड हो सकती हैं, बाहर के लोग उस कंटेंट को पसंद करते हो, कुछ न्यूज चैनल बाहर के वो कंटेंट को दिखलाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट से इनकम कमाना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी बिजनेस कनेक्शन है। क्योंकि जो न्यूज कंटेंट जैसा होगा उसी के हिसाब से उनका चैनल की पब्लिसिटी होगी तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी तो उनके एडवर्टाइजमेंट देने वाले लोग बढ़ेंगे। तो क्या कोई भी देश की गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे देश की न्यूज बाहर ना जाएं? क्योंकि अगर आप बाहर के न्यूज चैनल पर इस वजह से टैक्स लगा दोगे कि उन्होंने जो कंटेंट दिखलाया है वो तो दिखलाया तो इंडिया का है, जब इंडिया का दिखलाया है तो बिजनेस कनेक्शन हो गया तो अपनी आमदनी का एक परसेंटेज हमें टैक्स दीजिए। तो क्या कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी? नहीं चाहेगी, क्योंकि बाहर के लोग फिर हमें कट कर देंगे और जब कट कर देंगे तो इंडिया की कोई बात बाहर जाएगी ही नहीं, इससे हम अलग पड़ जाएंगे बाकी देशों से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर न्यूज एंड व्यूज की पब्लिसिटी कोई न्यूज चैनल दिखलाता है तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से एक थर्ड पार्ट और है, शूटिंग ऑफ ए सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। देखिए, शूटिंग ऑफ ए फिल्म किसी भी देश के, कोई भी देश जो है ये चाहता है कि उसके यहाँ टूरिज्म सेक्टर बढ़े। टूरिज्म सेक्टर बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वहाँ की लोकेशन के बारे में बात बाहर जाए। आपको पता होगा जैसे स्विट्जरलैंड है, तो बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं जानते थे स्विट्जरलैंड के बारे में, लेकिन जब DDLJ आई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आई, तो वहाँ की बहुत सारे जो सीन थे वो स्विट्जरलैंड की वादियों में शूट किए गए। तो उसके बाद क्रेज बढ़ा यहाँ के लोगों का स्विट्जरलैंड जाने का। इसी तरह से न्यूजीलैंड बहुत अच्छा देश है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। कहो ना प्यार है कि जब शूटिंग वहाँ पर हुई, कुछ सीन शूट किए गए, तो उसके बारे में भारतीय लोगों ने वहाँ के बारे में जाना और वहाँ पर उत्साह बढ़ा कि वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो अगर कोई फिल्म मेकर इंडिया में आता है बाहर का और यहाँ पर फिल्म शूट करता है और हम कहेंगे भी या फिल्म शूट करोगे आप, आमदनी होगी, पूरे वर्ल्ड में दिखलाओगे, तो आपको इसका कुछ हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंडियन लोकेशन पर फिल्म शूट की है तो बिजनेस कनेक्शन हो गया। तो भाग्य फिल्म मेकर क्या करेंगे, हम तो वैसे ही नहीं आना चाहते थे, आप अपनी लोकेशन को अपने पास रखिए, ठीक है ना, हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे भी क्या होगा कि हम लोग दुनिया से कट जाएंगे, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले
तो इसलिए भी शूटिंग ऑफ फिल्म को भी उसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किस चीज से बाहर कर दिया कि ये बिजनेस कनेक्शन है तो, लेकिन माना नहीं जाएगा, और जब माना नहीं जाएगा तो इस इनकम को डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया नहीं कहेंगे। बताइए सभी बच्चों के ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई है? जल्दी से अपने जवाब भेजिए, थम्स अप भेजिए अपने कि आपके समझ में आ गई या नहीं आई है। जल्दी से बताइए, समझ में आ गई। देखिए अब हम अपने नोट्स पर वापस हैं। इसमें जो नोट्स में 9th पॉइंट मैंने लिखा है, ये नया पॉइंट है, वो इसी बार आया है, इससे भी पढ़ाता हूं। तो 9th पॉइंट में मैंने वैसे लिखवाया है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो बेसिकली टोटल 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये 10th पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो बिजनेस कनेक्शन के बारे में सारा का सारा लिखा हुआ है। अगर थ्योरी लिखने के लिए आए तो बिजनेस कनेक्शन क्या है, और बिजनेस कनेक्शन होने के बाद प्रॉफिट पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि क्या किया जाता है, उसे अपोर्शनमेंट किया जाता है, एक परसेंटेज निकाली जाती है। वो परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, कैसे नहीं निकाली जाएगी, इसके लिए सेपरेट रूल्स बने हुए हैं, तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि 3 एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन होते हुए भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएंगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है कि डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया का। एक पॉइंट और आया है, इसे आप नोटिंग खुद कर लीजिएगा, एज इट इज यहीं से मैं यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, और उसके बाद हमारा जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये इसी बात से आया है, बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, यानी कि इस बार का अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2020 का। गिफ्ट के प्रोविजन है, तो डिटेल डिस्कशन तो हम गिफ्ट प्रोविजन में ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि कौन सी इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज मानी जाएगी। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कोई भी सम ऑफ मनी आपको दे रहा है, तो गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट कहाँ से दे रहा है, आउटसाइड इंडिया से दे रहा है। बाई ए इंडियन रेजिडेंट पर्सन टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। कौन दे रहा है, इनकम अराइजिंग कहाँ से हो रही है, यानी कि गिफ्ट। आप इसको पूरी की पूरी लाइन को क्या लिख सकते हैं, गिफ्ट बाय ए इंडियन रेजिडेंट पर्सन, यानी कि पर्सन में सारे के सारे शामिल होंगे, चाहे कोई कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है, चाहे वो फर्म दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है पर्सन, ठीक है ना। देने वाला कोई भी हो सकता है। टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, यानी कि मिलने वाला कौन है, नॉन कॉर्पोरेट एनआर होना चाहिए, या मिलने वाला फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। देने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है एनआर, लेकिन रिसीव करने वाला कौन होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी, नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, या कंपनी हो तो फिर फॉरेन कंपनी हो। इट मीन फॉरेन कंपनी रेजिडेंट हो तो भी, और अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो तो भी। इंटरप्रिटेशन करना सीखिए, ठीक है। हमने पहले क्या, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, यानी कि कंपनी को छोड़कर कोई भी नॉन रेजिडेंट, और फिर हमने कहा फॉरेन कंपनी। इसका मतलब है कि फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है उसका, अगर POEM इंडिया में सिचुएटेड होगा, आपको सबको मालूम है, ठीक है। अगर POEM आपका सिचुएटेड इन इंडिया है तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी तो हो सकती है। तो जब रेजिडेंट है अगर फॉरेन कंपनी तो भी ये सेक्शन लगेगा, और अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है तो भी लगेगा। वो कंपनी को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं नॉन रेजिडेंट, उनके ऊपर लगेगा। अगर गिफ्ट इंडियन कंपनी को मिल रहा है तो क्या ये प्रोविजन लगेगा, जल्दी से बताइए अपना। अगर गिफ्ट इंडियन कंपनी को मिल रहा है तो क्या ये प्रोविजन लगेगा? मनीषा का जवाब सही है, नो। क्यों? क्योंकि इन्होंने नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को चुना है पहले तो, यानी सारी कंपनी को छोड़ दो। कंपनी में सिर्फ कौन सी होनी चाहिए, फॉरेन कंपनी होनी चाहिए, यानी कि अगर इंडियन कंपनी है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये पहचानना होता है। अगर जब भी डिटेल्ड
कॉन्सेप्ट आएगा पेपर में तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वुड बी डीम्ड टू एक्रू राइट इन इंडिया इफ द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56, ये अदर सोर्सेज की बात है। दैट इज इफ एग्रीगेट ऑफ सच सम रिसीव्ड बाय नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी एक्सीड्स 50,000। क्लियर हो गया बात ये। यहीं पर चलिए नोट भी कर लीजिए आप, यहीं पर नोट करवा देता हूं, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए। पॉइंट नंबर 10 है गिफ्ट रिसीव्ड बाय, गिफ्ट रिसीव्ड, गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडियन, गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट पर्सन, इंडियन रेसिडेंट पर्सन। और पर्सन में कोई भी हो सकता है, यानी कि कंपनी भी हो सकती है गिफ्ट देने वाली, फर्म भी हो सकती है, लेकिन होना कौन सा चाहिए, वो रेसिडेंट पर्सन। और रिसीव किसे हो रहा है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट, यानी कि अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी के अलावा जो लोग भी हैं, फर्म है, इंडिविजुअल है, ईओपी बीओआई है, तो रिसीव करने वाले कौन होने चाहिए, वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ, 50,000 रुपये तक वैसे भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसकी जो डिटेल डिस्कशन है गिफ्ट का वो हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि सेक्शन 56 बाद में ही आएगा। तो मनीषा जी जल्दी बताइए, इंडियन रेजिडेंट पर्सन कुछ पूछे सर, गिफ्ट गिवन बाय इंडियन रेजिडेंट पर्सन, यस यही लिखा है मैंने, इंडियन रेजिडेंट पर्सन। ओके ओके, सही है सही है। गिफ्ट रिसीव बाय ना होगे, गिफ्ट रिसीव, गिफ्ट गिवन बाय, गिफ्ट गिवन बाय एंड रिसीव्ड बाय नीचे आएगा। ओके, गिफ्ट गिवन बाय इंडियन रेजिडेंट पर्सन। अच्छा हुआ आपने मिस्टेक मेरी सही करवा दी। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। अब इसके एमसीक्यू वगैरह रह रहे हैं, एक आध क्लास में वो एमसीक्यू भी कर लेंगे हम लोग। इसका भी मैं कल टेस्ट ले लेता हूं। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? कॉपी हो गया सभी बच्चों का? अभी जो बच्चे में से ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं अभी वो मत जाइएगा। फिलहाल जो बच्चे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के लिए हैं उनकी क्लास में ऑफ कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो एमसीक्यू वगैरह होंगे पहले मैं आपको दूंगा, उसके बाद आप खुद करेंगे, फिर एक क्लास हम उनकी भी रखेंगे जो इंट्रोडक्शन या जो हमारा रेजिडेंस स्टेटस चैप्टर का है उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं पूरा पूरा क्लास में ही डिस्कस करूंगा। लेकिन एमसीक्यू पहले आप खुद कीजिए, दिक्कतें आएंगी उसके बाद मैं एक एक तो करा ही दूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन पहले दिक्कत आना जरूरी है, अगर डायरेक्टली मैं करा दूंगा तो फिर आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, जबकि माइंड अप्लाई करना जरूरी है। तो मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूं, लेकिन जो ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं अभी बच्चे कहीं मत जाइएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।